क्या आप जानते हैं, रात के घने अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर एक नौजवान आदमी गांव के दो अन्य लड़कों के साथ अपनी बाइक पर जा रहा था। उसने अभी अभी अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। घर में एक नई दुल्हन आई थी। उसकी आंखों में ढेरों सपने थे, बहुत सारा पैसा कमाना, परिवार का विस्तार करना, उनका पालन पोषण करना और अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना। लेकिन उस रात के अंधेरे में एक अजीबोगरीब खामोशी छा गई, जिसने पूरे बिहार में हंगामा मचा दिया, सनसनी फैला दी और राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। पुलिस अधिकारियों को एक विशेष जांच दल सिट का गठन करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हालचाल है आपके? आज हम गुंजा प्रियांशु केस के बारे में बात करने वाले हैं। इस घटना की शुरुआत बिहार के मगध डिवीजन में स्थित औरंगाबाद जिले से होती है। यहीं पर एक थाना क्षेत्र या ब्लॉक नबी नगर पड़ता है। इसी ब्लॉक के बरवान नामक गांव में वह घर है जहां 27 से 28 साल के प्रियांशु कुमार सिंह रहते थे। घरवाले उन्हें प्यार से छोटू कहकर बुलाते थे। वे एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके पास 50 से 60 बीघा जमीन थी जहां खेती होती थी। प्रियांशु का मुख्य पेशा भी खेती से ही जुड़ा हुआ था। साथ ही वे छोटे मोटे अन्य काम भी करते थे, लेकिन उनकी आय का बड़ा हिस्सा खेती से ही आता था। प्रियांशु के पिताजी नहीं थे। घर पर उनकी बूढ़ी माँ और बड़े भाई थे। भाई की शादी हो चुकी थी और वे औरंगाबाद शहर में रहकर नौकरी करते थे। गांव में ही आसपास परिवार के और भी सदस्य थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में शायद दयाद कहते हैं। यह एक संयुक्त परिवार था और सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। अब तारीख आती है 23 जून 2025। आज के दिन प्रियांशु को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास चंदौली नामक जगह पर जाना था। वहां उनकी कोई रिश्तेदार रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी चचेरी बहन का घर था। उन्हें आज जाना था और कल लौट आना था। प्रियांशु ट्रेन से वाराणसी जाते हैं और फिर 24 जून की दोपहर में वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। वे वाराणसी टू रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठे हुए थे। बीच बीच में वे परिवार को फोन करके बताते भी रहते थे कि वे अब कहाँ पहुँचे हैं और कितनी देर में किस जगह पर होंगे। जब वे अपने घर के करीब यानी नवीन नगर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने अपनी माताजी को फोन करके इसकी सूचना दी। घर पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी माताजी, नई नवेली दुल्हन, सभी लोग। अभी हाल ही में 10 मई 2025 को प्रियांशु की शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम गुंजा सिंह था, जो 27 साल की थी, यानी पति पत्नी लगभग एक ही उम्र के थे। गुंजा का मूल रूप से घर औरंगाबाद जिले में टांडवा के घुरानंद गांव में था। यह शादी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। एक तरफ प्रियांशु के रिश्ते की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुंजा के पिता रामरूप सिंह भी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। कॉमन रिश्तेदारों के जरिए दोनों परिवार मिलते हैं। लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। बात आगे बढ़ती है और फिर 10 मई को रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से उनकी शादी हुई। तो 24 जून की शाम को घर पर माँ और पत्नी प्रियांशु का इंतजार कर रही थीं। जब बेटे ने माँ को फोन करके कहा कि वे बस पहुँचने ही वाले हैं, 7:30 बजे तक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। यहाँ से गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर था। माँ ने सोचा कि बेटा रात में घर कैसे आएगा। बीच में वीरान रास्ता है, आसपास खेत खलिहान और जंगल पड़ता है। इसके बाद माँ एक लड़के को बुलाती है और उससे कहा कि जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुँचो, तुम्हारे भैया आने वाले हैं, उनको लिवा कराओ। अकेले उनका सुनसान रास्ते से आना ठीक नहीं। यहाँ पर दो लोग जाने को तैयार हुए, सोनू उर्फ अंकित और अनूप कुमार। ये दोनों एक पल्सर बाइक से तुरंत निकल जाते हैं। जब वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन नहीं आई थी। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया। जैसे ही ट्रेन आई, एक ने प्रियांशु को फोन करके कहा, भैया हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से स्टेशन के बाहर आओ। अब प्रियांशु उनके पास आते हैं और कहते हैं कि बाइक मैं चलाऊंगा, तुम दोनों सामान लेकर पीछे बैठो, हम बाजार से होकर जाएंगे। इसके बाद इसी एक ही बाइक पर प्रियांशु, अनूप और सोनू बैठकर निकल गए। रास्ते में लंबो खाप नामक गांव पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा भरा रास्ता था। इतने में पीछे से तेज रफ्तार में एक और बाइक आती है। उस पर दो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज देकर प्रियांशु की बाइक को रोकने को कहा और खुद ही उनकी बाइक को ओवरटेक करके रोक देते हैं। ये लोग रास्ता भटक गए थे और कोई भी दिख नहीं रहा था। जब उन्होंने प्रियांशु की बाइक देखी तो रुकवाकर रास्ता पूछते हैं। जो बाइक चला रहा था उसने प्रियांशु से एक गांव के बारे में पूछा, देवराज बीघा नामक गांव किस तरफ और कितनी दूर है? प्रियांशु बताते हैं कि आप यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर आगे जाइए। उनके इतना कहते ही
पता पूछने वाले बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने एक तमंचा बाहर निकाला और चलाने लगा। 7 से 8 बार गोलियां चलती है। इसमें से 4 तो प्रियांशु के सर में लगीं और बाकी शरीर के दूसरे हिस्सों में। गांव के जो 2 लड़के थे जो प्रियांशु के पीछे बैठे हुए थे, वे यह सब कुछ देखकर सन्न रह गए। वे बाइक से उतर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। वे लोग बाइक के पास चुपचाप खड़े रह गए। प्रियांशु बाइक के साथ वहीं पर गिर जाते हैं। वे दोनों बदमाश कुछ सेकंड वहीं पर रहे, उसके बाद वहां से भाग गए। यहाँ दोनों लड़कों ने शोर मचाया। तब बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण भी देखने के लिए आते हैं। आनन फानन में प्रियांशु को नबीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया, मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर्स देखते ही बोल देते हैं कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। अभी भी गांव के दोनों लड़के यह प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है वह सच में हुआ है। वे प्रियांशु के घरवालों को फोन करके सूचना देते हैं। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को सूचित किया। उधर जो घर में प्रियांशु की पत्नी थी गुंजा, वह तो खबर सुनते ही सदमे में बेहोश हो गई। माँ को भी सदमा सा लग गया। परिजन भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। नबीनगर थाने से SHO भी अपने दलबल के साथ यहाँ पर पहुँचे। आगे शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। 25 जून की सुबह प्रियांशु के भाई नबीनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। सुबह होते होते यह घटना भी पूरे इलाके में फैल गई। प्रियांशु को बीच रास्ते में रुकवाकर पता पूछने के बहाने उसकी पहचान करके ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के बड़े अधिकारी निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल पर जाते हैं। लंबोखाप गांव की उस सड़क पर। यह मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी जांच के लिए औरंगाबाद के SP ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। इसे लीड कर रहे थे सदर वन के SDPO। अब इस केस की सारी परतें खोलनी थीं। अलग अलग पहलुओं पर जांच शुरू होती है। सबसे पहला शक तो गांव के उन दोनों लड़कों पर जाता है जो कि प्रियांशु के साथ बाइक पर बैठे हुए थे। प्रियांशु के साथ ऐसी चीजें हो गईं, वह सब कुछ हो गया, लेकिन इन दोनों को एक भी खरोंच नहीं आई थी और ये वही खड़े होकर सारी चीजें देख रहे थे, कुछ किया नहीं। इसी वक्त पुलिस गांव से दोनों को उठाती है और अपने अंदाज में पूछताछ करने लगी। ये दोनों बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि इनका इन सब से कोई वास्ता नहीं। ये तो बस भैया की मम्मी और भाभी के कहने पर उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर गए थे। इन लोगों ने ऐसी चीजें पहले कभी होते हुए नहीं देखी थी। इनके लिए यह सामान्य नहीं था, जिस वजह से समझ नहीं आया कि उस वक्त क्या करें, कैसे बचाए। ये दोनों तुरंत प्रियांशु को हॉस्पिटल भी लेकर गए थे। इनसे पूछताछ जारी थी। साथ में पुलिस ने प्रियांशु का मोबाइल फोन, जो कि घटना स्थल से बरामद हो गया था, उसकी जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए, यह देखने के लिए कि आखिरी बार किन किन लोगों से प्रियांशु ने बात की, शायद उसमें कोई सुराग मिले। इसके अलावा घटना स्थल के आसपास जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे, उनका डंप डेटा निकलवाया गया। प्रियांशु के CDR में कई सारे नंबर मिले जिससे उसने बात की थी। घटना से पहले इसमें उसकी माताजी, उसकी पत्नी, अनूप, सोनू, कई लोग थे। वह तो वाराणसी से अपने घर नबीनगर लौट रहा था। जान पहचान के लोग बीच बीच में कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हो, कब तक आओगे। यह चीज तो सामान्य थी। यहाँ पर सर्विलांस टीम CCTV कैमरों की जांच शुरू करती है। वे दोनों अनजान व्यक्ति जरूर प्रियांशु का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब सुनसान रास्ता देखा तो पता पूछने के बहाने बाइक रुकवाई थी। इसलिए पुलिस अनूप और सोनू से लोकेशन की जानकारी लेती है कि प्रियांशु तुम दोनों के साथ बाइक से कहाँ पर गए थे। उन्हीं रास्तों के कैमरे खंगाले जाते हैं, पर वहाँ पर ज्यादा कैमरे नहीं लगे हुए थे। वह तो गांव जैसा इलाका है। CCTV से कुछ खास पता नहीं चला। पुलिस जब गांव के दोनों लड़कों से थोड़ी गहनता से बात करती है तो ये लोग एक और अजीब चीज बताते हैं। घटना के बाद दोनों बदमाश वहीं पर कुछ देर के लिए खड़े रहे। उनमें से एक ने किसी को कॉल किया और कहा कि यह तो जीवित है, क्या करें। वैसे उस समय भैया की सांसें चल रही थीं। फिर वे अपनी बाइक से भाग जाते हैं। पुलिस ने सोचा शायद तमंचा खाली हो गया होगा, कुछ और नहीं कर सकते थे इसलिए भाग गए। लेकिन उन दोनों ने किसको कॉल किया था, किससे राय मशवरा लिया, यह तो स्पष्ट था कि यहाँ पर लूटपाट का कोई एंगल नहीं है। किसी के इशारे पर सब कुछ हुआ है। यह सोची समझी साजिश होगी। अब वे बदमाश कौन थे, किसको कॉल किया था, इसके बारे में तो एक्टिव मोबाइल नंबर्स के डंप डेटा से ही पता चल सकता है।
इसमें जरूर कॉल करने वाले बदमाश का नंबर आया होगा। उस डेटा में सैकड़ों नंबर्स थे। हर एक की जांच करनी थी, वेरीफाई करना था। इसी बीच पुलिस की एक टीम प्रियांशु के गांव पहुंचकर उसके घरवालों से बात करती है। प्रियांशु ऐसा क्या काम करता था जिससे उसके दुश्मन पैदा हो गए, लेकिन घरवालों के अनुसार वह तो सीधा साधा लड़का था, मेहनती था, कभी किसी के साथ बहस तक नहीं की, दुश्मनी तो दूर की बात। पुलिस जमीनी विवाद के एंगल से भी जांच करती है, क्योंकि प्रियांशु के परिवार के पास काफी सारी जमीनें थीं, पर इसमें भी कुछ नहीं मिला। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था, कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, भाई भाई में भी प्रेम था, सम्मान था। पुलिस अपने मुखबिरों को भी एक्टिव करती है, वे अपने सोर्सेस से इस परिवार की डिटेल निकालते हैं। अब प्रियांशु किस समय कौन सी जगह पर होगा यह किसी बाहरी को तो पता नहीं हो सकता, परिवार के लोग ही जानते होंगे। इतना तो समझ आया कि जो कोई भी है वह अंदर का आदमी है। अब पुलिस अपनी निगाह घरवालों पर भी करती है। 4 दिन तक गहनता से बात करने पर भी गांव के दोनों लड़के अपने बयान पर टिके रहे। पुलिस इन दोनों का बैकग्राउंड भी खंगालती है। इनके परिवारजनों से पूछा गया। सारी जांच करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। अब पुलिस की टीम ने प्रियांशु के घर की तलाशी के बारे में सोचा, खासतौर से उसका बेडरूम। हो सकता है कि वहां से कोई अहम सुराग मिल जाए। अब पता नहीं कि क्या सुराग मिल सकता है, फिर भी जांच करते हैं। छानबीन करने के दौरान पुलिस को प्रियांशु के कमरे से एक मोबाइल फोन मिला। यह ऐसी जगह पर रखा था जैसे कि किसी ने छिपाया हो। घरवालों से पूछा गया कि किसका फोन है, पर उन लोगों को नहीं पता। थोड़ा जोर देने पर पत्नी गुंजा कहती है कि यह उसका है। यह सुनकर घरवालों को थोड़ा अजीब लगा। एक फोन तो ऑलरेडी गुंजा यूज करती है, फिर दूसरा फोन कैसा? यह फोन कभी भी घरवालों ने गुंजा को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। इसमें सिम भी लगा हुआ था। अब पुलिस को थोड़ी शंका हुई। वे गुंजा के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकालते हैं, साथ में उसका रेगुलर फोन और छिपा कर रखा हुआ फोन, दोनों को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। शुरू में गुंजा फोन देने से इनकार करती है कि इसमें उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप नहीं ले सकते। फिर भी पुलिस तो पुलिस होती है। दोनों फोन्स को जांचने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर चीज को जांच किया जाता है। यह गुंजा जो रेगुलर फोन यूज करती थी, उससे इसने प्रियांशु को कई बार घटना वाले दिन कॉल किया था, हर घंटे कॉल कर रही थी। वही दूसरे सीक्रेट फोन से किसी और से भी बात कर रही थी। उस अनजान नंबर पर इसने घटना वाले दिन 50 से भी ज्यादा बार कॉल किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह इसके फूफा जी का नंबर है। अब एक भतीजी अपने फूफा से इतना क्यों बात कर रही है? इसके बाद पुलिस ने फूफा के बारे में पता लगाया। उसका नाम था जीवन प्रसाद सिंह, 60 साल का एक कारोबारी आदमी। यह झारखंड के पलामू जिले के डाल्टनगंज का रहने वाला था। इसकी वहां पर कई सारी पैसेंजर बसें, ट्रांसपोर्ट की ट्रकें चलती है, बाइक के शोरूम्स है, कई सारे और भी बिजनेसेस है। यह आदमी काफी शक्तिशाली था, राजनीतिक रसूख वाला था। इसने अपनी पत्नी को डाल्टन नगर निगम चेयरमैन के चुनाव में खड़ा किया, पर इनके खिलाफ इनके भाई की पत्नी भी हिस्सा लेती है। इसके चलते वोट बच जाते हैं और जीवन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई। जीवन सिंह का कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना था। इलाके के विधायक, सांसद, बड़े पुलिस अधिकारी, सबसे जान पहचान थी, दोस्ती थी। यहाँ बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस की सहायता से फूफा जीवन सिंह से बात करती है। अब भतीजी और फूफा में बात होती है, इसमें क्या बुराई हो सकती है? ऊपर से पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था जीवन सिंह के खिलाफ कि उसको उठाकर पूछताछ करें। इसके चलते पुलिस इसको अपने रडार से निकाल देती है। प्रियांशु की पत्नी गुंजा पर शक तो था, लेकिन मजबूत सबूत नहीं थे। उधर एक्टिव मोबाइल नंबर्स के डंप डेटा की जांच चल रही थी। गुंजा के सीक्रेट मोबाइल को भी जांच किया जा रहा था। यह इस फोन में 2 नंबर यूज कर रही थी। एक नंबर से तो फूफा जी से बात कर रही थी, जो कि थोड़ा पुराना नंबर था, लेकिन एक नंबर नया था। इन दोनों नंबर्स के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। जो नया वाला नंबर था उससे एक नंबर पर बात हुई थी। यही फोन नंबर डंप डेटा के एक नंबर से मैच हो रहा था। वह टाइमिंग भी सेट हो रही थी, 24 जून की शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच। गांव के दोनों लड़कों के अनुसार वे दोनों बदमाश भी किसी को उसी टाइम कॉल किए थे।
उधर से कॉल पर इशारा आया था कि भाग जाओ, तो ये लोग भाग गए थे। मतलब उन दोनों बदमाशों ने जिसको कॉल किया था वह नंबर गुंजा के पास है और यह नया वाला नंबर था। पता चला कि बदमाश का नंबर और गुंजा का नया नंबर दोनों एक ही तारीख पर एक्टिव हुए थे और एक ही नाम पर खरीदे गए थे। गुंजा के पुराने वाले नंबर के सीडीआर में एक और चीज पता चलती है कि इसने अपनी शादी वाले दिन फूफा जी को 99 बार कॉल किए थे। लगातार यह फोन पर बात कर रही थी। अब आखिर एक 27 साल की भतीजी का अपने 60 साल के फूफा से क्या चल रहा है। पुलिस गुंजा को उसके ससुराल से हिरासत में लेती है। घटना वाली शाम इसने जिस नंबर पर बात किया था उसके आधार पर 2 और लोगों को उठाया जाता है। वे दोनों झारखंड के गरवा जिले के रामबाद धुरवा नामक गांव के रहने वाले थे। एक का नाम था जयशंकर चौबे और दूसरा था मुकेश शर्मा। 1 जून को ये दोनों भी अपने गांव से पकड़े जाते हैं। पुलिस के दिमाग में कई सारे सवाल थे। जिस आदमी से गुंजा ने केवल 45 दिन पहले शादी की थी उससे इसकी आखिर कैसी दुश्मनी हो गई कि साजिश रचना पड़ा, और इसका अपने फूफा से क्या रिश्ता है। यह बात कई साल पुरानी है, जब गुंजा बहुत छोटी थी। बचपन से यह अपने बुआ के घर पर रही डाल्टनगंज में। पिता चाहते थे कि बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन जिस गांव में ये लोग रहते थे यहाँ पर अच्छे स्कूल्स नहीं थे। इसकी बुआ शहर में रहती है, वहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स है। बुआ भी चाहती थीं कि भतीजी यहाँ पर आकर पढ़ाई करे, ये लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बुआ के ही पति थे जीवन सिंह। यह काफी देखभाल किया करते थे। गुंजा को घुमाने ले जाते, अच्छे सामान दिलाते, खाने पीने की चीजें, खिलौने, पैसों की कमी तो थी नहीं। जैसे जैसे गुंजा बड़ी हो रही थी वैसे वैसे फूफा और इसके बीच नजदीकी बढ़ रही थी। गुंजा ने खुद पुलिस को बताया कि यह 15 साल से फूफा के साथ रिश्ते में है। मतलब यह अभी 27 साल की थी तो 15 साल पहले इसकी उम्र रही होगी 12 साल। तब से ही ये एक दूसरे को प्यार करते थे। उस समय साल चल रहा होगा 2009 से 10 का, लेकिन इस रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं पता था, ना तो फूफा के घर पर और ना ही गुंजा के घर पर। समय बीतने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। गुंजा फूफा के ही घर पर रहती थी। धीरे धीरे गुंजा बड़ी होती है। इसके पिता बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लेकिन फूफा नहीं चाहते थे कि गुंजा शादी करके इससे दूर हो जाए। इसलिए जब भी साले साहब लड़का ढूंढते तो उनके जीजा यानी जीवन सिंह उस लड़के में कोई न कोई कमी निकालकर रिश्ता तुड़वा देते। ऐसा यह 2 बार करते हैं। घरवाले सोचते हैं कि फूफा अपनी भतीजी के जीवन को लेकर काफी चिंतित है। वे चाहते हैं कि बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन उनको सच कहाँ पता था। अब आता है समय अप्रैल 2025 का। इसमें ही बुआ अपने पति को अपनी भांजी के साथ अनैतिक हालत में देख लेती है, जिसके बाद इन्होंने अपने भाई को कॉल करके कहा कि गुंजा को यहाँ से ले जाओ और उसकी जल्दी से जल्दी शादी कराओ। पिता सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया, बहन ऐसी बात क्यों कर रही है। अब वे गुंजा को लेने के लिए बहन के घर पर जाते हैं। बहन ने उनको सारी चीजें बता दी। फिर पिता बेटी को घर ले आए और 1 महीने के अंदर ही लड़का ढूंढा, जो था प्रियांशु सिंह। गुंजा शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह फूफा से प्यार करती थी। यह शादी का विरोध करती है। फूफा भी शादी का मना कर रहे थे। गुंजा ने इसमें ही अपने फूफा से कहा कि चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन इसने इनकार कर दिया कि बदनामी होगी, कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक गुंजा शादी के लिए मान गई। फूफा से भी कहा कि शादी करने दीजिए, आगे बाद में सोचेंगे। घरवालों और समाज के दबाव से शादी करना पड़ता है। शादी वाले दिन भी वीडियो कॉल करके, वॉइस कॉल करके छिपकर बात करती थी। भले शादी हो जाए लेकिन यह आपके साथ रहेगी, पहले जैसा ही रिश्ता रहेगा। शादी तो बस यह केवल नाम के लिए कर रही है। इस पर फूफा कहता है कि तुम्हारी शादी जिससे भी होगी उसको यह रास्ते से हटा देंगे। शादी वाले दिन भी ये सारी बातें हो रही थीं। अब गुंजा के दिमाग में भी ये सारी चीजें चलने लगीं। वरमाला के समय यह सोच भी लेती है कि इसको प्रियांशु के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना। गुंजा के घरवाले सारी चीजें जानते थे, फिर भी वे जबरदस्ती शादी करवाते हैं। शादी के बाद वह ससुराल आई। सास ने कहा कि अब यह तुम्हारा घर है, तुम ही जिम्मेदारी संभालोगी। लेकिन उनको क्या पता था कि वह घर बसाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आई है। शादी के बाद 10 दिन तक तो यह फूफा से हालचाल के अलावा ठीक से बात नहीं कर पाती, क्योंकि घर में मेहमान भरे हुए थे। कोई न कोई गुंजा के पास रहता। नई नवेली दुल्हन है, 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन
तो रात में अकेले छत पर भी नहीं जा पाती। अगर जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे। पर धीरे धीरे घर खाली होने लगा। प्रियांशु के बड़े भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर औरंगाबाद शहर चले गए। प्रियांशु भी काम की वजह से ज्यादातर घर के बाहर रहते हैं। बूढ़ी सासू माँ थीं जो अपने कमरे में रहतीं। ससुर जी तो दुनिया में नहीं थे। ऐसे घर में आराम से गुंजा रहने लगी। 10 दिन के बाद वह खुलकर फिर से फूफा से बात करने लगी। बीच में कभी कभार पति प्रियांशु घर आ जाते हैं और पत्नी को बात करते देखते हैं। एक दिन उनको शक हुआ कि किससे बात करती रहती हो। फोन भी चेक करने को मांगते हैं। गुंजा ने कहा कि अपने फूफा जी से बात कर रही है, क्या गलत है? प्रियांशु नंबर चेक करने के बाद मानता है कि हाँ, सच में फूफा से ही बात कर रही थी। वैसे गुंजा के पिताजी के अनुसार फूफा और उसका परिवार शादी में नहीं आया था। अब एक बार मन में शक उत्पन्न हो गया तो जाएगा कैसे? प्रियांशु को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि यह फूफा से नहीं बल्कि किसी और से बात करती है। वह ध्यान से छिपकर उसकी बातें सुनने लगे। इसका पता गुंजा को भी चल जाता है। शादी के बाद गुंजा कभी कभी फूफा से मिलती भी थी। कभी मायके जाने की बात बोलकर फूफा के घर पर चली जाती तो कभी फूफा इसके ससुराल में आ जाता। वैसे जीवन सिंह के बेटे के किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी जिसका इलाज हैदराबाद में चल रहा था। इस वजह से बेटे की वाइफ, उसकी माँ, सबका आना जाना था। लेकिन काम के बहाने जीवन घर पर ही रहता है तो गुंजा को मायके से यहाँ पर बुलाता। प्रियांशु के शक होने के बाद वह अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा था। इस वजह से गुंजा अपने प्रेमी फूफा से बात नहीं कर पाती। फिर फूफा ने कहा कि तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देते हैं। पहले तो गुंजा थोड़ा झिझकती है कि कैसे क्या करेंगे। फूफा ने इसको कहा कि तुमको 40 लाख रुपए देगा, डाल्टनगंज में एक बड़ा सा प्लॉट तुम्हारे नाम कर देगा, साथ में तुम्हारे पति के जाने के बाद उसके हिस्से की जो जमीन है वह तुम्हारे नाम करवा देगा। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह शक्तिशाली है। यह सब सुनकर गुंजा साजिश में जुड़ जाती है। अब दोनों ने साजिश की तैयारी शुरू की। जीवन सिंह ने अपने संपर्क के जरिए 2 लोगों को ढूंढा जो थे जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा। उनको पैसों का ऑफर देता है। सारी चीजें सेट की। मुकेश शर्मा के मोबाइल की दुकान थी जहां पर सिम भी मिलते थे। जयशंकर ने 5,000 रुपए में 3 सिम खरीदे। यह मुकेश ने अपने नाम पर लिया पैसों की लालच में। एक सिम यह खुद रखेंगे, एक जीवन सिंह को देंगे और एक गुंजा के पास जाएगा। गुंजा अपने सीक्रेट फोन में यह सिम लगा लेती है। पहली सिम तो ऑलरेडी फूफा से बात करने के लिए था ही। इसके बाद फूफा ने भतीजी से उसके पति की फोटो मांगी ताकि सुपारी लेने वाले उसकी पहचान कर सकें। यह देती भी है। इसके बाद सुपारी लेने वाले प्रियांशु के गांव जाकर रेकी करते हैं। उसके घर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ से आ जा सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। फूफा ने इसके बारे में गुंजा को भी बताया। कहा कि तुम बस इंतजार करो, इशारे का इंतजार करो, वे लोग काम कर रहे हैं। 20 जून को रेकी की, 21 जून को इशारा दिया। फिर फूफा गुंजा से कहता है कि प्रियांशु को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दो, वे लोग वहीं पर उसका इंतजार कर रहे हैं। गुंजा ने कहा कि कल शाम को भेजेगी। 22 जून को इसने अपने पति से कहा कि बाजार जाइए, मिठाई लेकर आइए, इसके भाई आने वाले हैं। अब प्रियांशु बाजार जाता है। प्लान था कि रास्ते में मौका देकर काम अंजाम देंगे, लेकिन मौका मिल नहीं पाता है। बाजार में भी बहुत भीड़ थी, वहां पर भी काम अंजाम नहीं दे सकते। यह प्लान फेल हो गया। फिर 23 जून को प्रियांशु खुद अपनी पत्नी से कहता है कि उसको वाराणसी जाना है, कोई काम है, अगले दिन लौट आएगा। गुंजा को लगा कि अच्छा मौका है। यह फूफा को बताती है। अब सोचा कि पति के वापस लौटते समय काम अंजाम देंगे। गुंजा बार बार पति को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछती कि कहाँ तक पहुँचे, कब आओगे। वह बेचारा सोचता कि पत्नी चिंता कर रही है। वह पल पल की जानकारी गुंजा को देता।